नमस्कार। हिंदुस्तान के सबसे एनर्जेटिक, खुशहाल और बेहतर भविष्य बनाने वाले नौजवानों को मेरा आदाब, मेरा सलाम, राम राम। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया और राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान के 4.5 करोड़ वोटर्स में से करीब 1.5 करोड़ वोटर नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यानी नौजवान पीढ़ी ही लोकसभा की नई तस्वीर बनाएगी। तो इस नौजवान पीढ़ी के क्या मुद्दे हैं, क्या वो चाहती है, किस तरह की तस्वीर लोकसभा की देखना चाहती है, इस सब पर चर्चा करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या राजनेता भी इस मुद्दों को, जो यंग जनरेशन के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उन्हें गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए यंग जनरेशन को समझने के लिए फर्स्ट इंडिया का खास कार्यक्रम हमसे है इंडिया। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय में आज हम हैं, जहां सिर्फ बेहतर लोगों को दाखिला मिलता है और यहां से निकलकर लोग बेहतर मुल्क बनाने में जुट जाते हैं। तो इस बेहतरीन टैलेंटेड ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां। राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले बहुत सारे छात्र नेता राजस्थान सरकार में, केंद्र सरकार में और सक्रिय राजनीति में हैं, जो देश को और राजस्थान को दिशा दे रहे हैं। आज के इस खास कार्यक्रम का मुद्दा है करप्शन और कम्युनलिज्म। हमारे साथ है खास पैनल, जिसमें हैं डॉक्टर संजीव भानावत साहब, प्रोफेसर अनिल मेहता साहब, डॉक्टर रश्मि जैन और श्याम माथुर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भानावत साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन पुरानी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और आज बहुत सारे लोग, कुछ लोग मंत्री भी हैं यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ से नेता निकल रहे हैं, वो राजस्थान को सही दिशा दे रहे हैं? देखिए विजय जी, राजस्थान विश्वविद्यालय का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और मुझे लगता है कि जो हमारा सारा सामाजिक परिवेश है, उससे पूरी की पूरी व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस विश्वविद्यालय ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति दिए हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ से जो व्यक्ति निकले हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई दिशा नहीं देने की कोशिश की है। उन्होंने अपने स्तर से सदैव इस बात का प्रयत्न किया है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को, इस समाज को नेतृत्व देने का प्रयास करें। लेकिन समस्या तब आती है जब पूरा का पूरा हमारा तंत्र है, उसमें रह कर के वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति अकेला है या किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, तब तक तो शायद वो काम कर पाता है। जब व्यवस्था के साथ जुड़ता है, तब उसके ऊपर बहुत सारे दबाव शुरू हो पाते हैं और उन दबावों के बीच वो अपने आप को कितना कायम रख सकता है या कितना उस व्यवस्था से निकल करके सही अर्थों में वो कहीं अपनी उपस्थिति या सार्थक नेतृत्व तलाश कर सकता है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर मेहता, क्या आपको लगता है कि व्यवस्था में रहकर व्यवस्था के खिलाफ लड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है और वही एक लीडरशिप की चुनौती है? निश्चित तौर पर व्यवस्था में रहकर व्यवस्था से लड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ असंभव नहीं है। आवश्यकता है एक दृढ़ निश्चय की, एक विल पावर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग व्यवस्था में नहीं होते, दृढ़ निश्चय का नाम ही तो लीडरशिप होता है। तभी वही लीडरशिप है। जब लोग व्यवस्था में नहीं होते, तब तो वे व्यवस्था को सुधारने की बहुत बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, जैसे ही वो उस स्थिति में आते हैं जहां वो कुछ नीति निर्णय ले सकते हैं, जहां वो कुछ करते हैं, तब एकदम उनका दृष्टिकोण बदल जाता है और हालात जहां पर हैं वहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर विल पावर हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर रश्मि जैन, खास तौर से महिलाओं को लेकर ये कहा जाता है कि जो राजनीति में महिलाएं आती हैं, वो ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होती हैं और वो ज़्यादा बदलाव का फैसला करने में हिम्मत दिखाती हैं। राजस्थान में इस समय दोनों पॉलिटिकल हेड, हमारे गवर्नर मार्गरेट अलवा जी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों महिलाएं हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति में महिलाओं ने कोई बदलाव की कोशिश की है?
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ इन दो महिलाओं की बात नहीं है। जब भी महिलाएं राजनीति में आई हैं तो महिलाओं ने अपनी एक अलग सोच कायम करी है, क्योंकि वो जैसे कि वे प्रोफेसर अनिल मेहता कह रहे थे कि व्यवस्था में जब आते हैं, महिलाएं व्यवस्थाओं से बहुत त्रस्त हैं, और जो व्यवस्था से त्रस्त होता है और जब व्यवस्था उसके हाथ में आती है तो वो जरूर उसमें बदलाव करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से उसमें भेद कर सके और बदलाव ला सके। तो निश्चित तौर पर जितना अधिक महिलाएं राजनीति में आएंगी, व्यवस्था में पक्के तौर पर ये सुनिश्चित होगा कि परिवर्तन जरूर आएगा। एक और खासियत जो महिलाओं की होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, क्योंकि शुरू से हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां, दोहरे दायित्व हमारे पास होते हैं। तो इतने सारे दायित्वों को निर्वाह करने का जो तजुर्बा हमारे पास होता है वो व्यवस्था के अंदर बहुत काम आता है, गवर्नेंस में बहुत काम आता है, क्योंकि आपको बहुत सारी फ्रंट्स पे काम करना होता है, पर्सनल लेवल पे भी काम करना है, आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी काम करना है। तो निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत व्यवस्था को बदल सकती हैं। श्याम जी, आप पत्रकारिता में इतने लंबे समय रहे हैं, आपको दोनों चीज़ों का अनुभव रहा है, व्यवस्थाओं को देखने का भी, व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने का भी। क्या आपको लगता है कि महिला जो राजनेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं पुरुषों के मुकाबले में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो आज़ादी के करीब करीब 7 दशक होने वाले हैं और हम लोग आज भी सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस मुल्क की बुनियादी सांप्रदायिकता से जुड़ी जो घटनाएं थी उनके आधार पर हुआ, और हमने एक सपना देखा था कि जो आने वाला समय होगा कम से कम हम लोग इन चीज़ों से मुक्त होंगे। लेकिन आज भी हम इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, और जो चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ये मुद्दे बहुत ही अहम हैं। और अहम है, उससे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। और रहा सवाल इस बात का कि महिलाएं जो है वो व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं, तो हम लोग हमारे देश का अगर इतिहास उठा के देखें तो चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या विदुषी गार्गी हो या इंदिरा गांधी हो या तमाम महिला नेता, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बहुत ही अहम योगदान इस मुल्क को गढ़ने में, इस देश की एक तस्वीर बनाने में उन्होंने अपना योगदान किया है। और हम देख रहे हैं कि आज न सिर्फ राजनीति बल्कि कॉरपोरेट हाउसेस और तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं, तो हम महिलाओं को जिम्मेदारी देना शुरू किया जाए? मैं समझता हूँ शुरू करने वाले हम लोग नहीं हैं, वो खुद इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर रही हैं और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात हमारे पैनल ने की। एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनल के लिए। फिर हम लोग आते हैं अपने बच्चों के पास। कौन इस बात से सहमत है कि जो महिला पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो महिला कमान संभालते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं पुरुषों से? आप बोलेंगे। सबका अपना अपना नज़रिया होता है सोचने का। विमेंस की बात की जाए तो उनका एक अलग सिनेरियो होता है। बस होना चाहिए कि एक मन में होना चाहिए कि मुझे काम करना है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान के मन में होता है कि मेरे को ये करना है तो होना चाहिए, एक मन में होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो ज़्यादा देखा जाए तो विमेंस मोस्टली क्रिएटिव होती हैं, इनोवेटिव होती हैं, पर वो जो मेंस की बात किया थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में आ जाते हैं कहीं ना कहीं हद तक देखी जाए तो आप महिलाओं को बेहतर लीडर नहीं मानते? बेहतर लीडर मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर लीडर हैं, उनका एक अलग सिनेरियो है, सोचने का अलग सिनेरियो हो जाता है उनका, तो उस हिसाब से What does it mean? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर क्रिएटिव ज़्यादा होती हैं वुमेन्स। बेहतर होती है या नहीं होती है? सर बेहतर डेफिनेटली होती है। पुरुषों से ज़्यादा बेहतर होती है? डेफिनेटली होती है। चलिए, शाबाश। क्या पुरुषों से बेहतर होती है महिलाएं? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। महिलाएं वास्तव में बेहतर होती हैं पुरुषों से, क्योंकि उनको अनुभव रहता है बचपन से लेकर ये के। आपके लिए गर्व की बात है, शर्म की बात है? जी बिल्कुल, हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि महिलाओं में एक मानवीयता होती है, जो जिसको अपन लोग कहते हैं मानवीय गुण, करुणा कहो, ममता कहो और कुछ भी चीज़ कहो। तो वहाँ हम लोगों को लगता है जब वो राजनीति में प्रवेश करती है तो पुरुषों की अपेक्षा उनमें भ्रष्टाचार की बातें कहें या देश को गिराने की बात कहें तो पतन की बात या पतन की भावना कम होती है, विकास की भावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका बचपन से लेकर के जब तक वो घर परिवार को संभाला तब सारे ही गुण उनमें रहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से महिलाओं का जो बात है राजनीति में आना और उनका जो शासन है वो पुरुषों की अपेक्षा बेहतर रहता है, क्योंकि उनमें सबसे मुख्य बात है करुणा की बात। अगर मान लीजिए कोई भी मुद्दे को लेकर के पुरुषों के बारे में कोई लेकिन लीडरशिप में तो कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, करुणा तो वीक बना। बिल्कुल बिल्कुल। आप पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं? हाँ जी।
जी, मुझे लगता है कि महिलाएं निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती हैं। क्यों होती हैं श्रेष्ठ? जी, उसका कारण है कि उन्होंने शुरू से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां देखी हुई होती हैं। वो हर व्यवस्था परिवर्तन में यकीन रखती हैं। आप क्या देखेंगे आप मौका देना चाहते हैं महिलाओं को? जी बिल्कुल। और उन्होंने हर स्तर पर, आप स्थानीय स्तर पर बात करें, आप राजस्थान की लेवल पे बात करें, या नेशनल लेवल पे आप जयललिता जी की बात करें, आप मायावती जी की बात करें, आप ममता बनर्जी तो की बात महिलाओं करें। के तो 10 नाम गिना सकते हर हैं, जगह। पुरुषों के तो 1000 नाम मैं गिना सकता हूँ आपको जो सफल रहे। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कहीं भी नोटिस किया है तो वो इस रूप में कहते हैं कि किंग मेकर या सरकार बनाने के लिए आपने अगर इन महिलाओं का जिनका मैंने नाम लिया, ये अपने आप में वो सरकार बनाने या गिराने में की वो क्षमता रखती हैं। आपने देखा भी होगा वाजपेयी जी की सरकार में जयललिता जी का सिर्फ एक वोट ने पूरी सरकार बदल दी थी। तो ये जो शक्ति है, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से देश को बहुत अच्छे और आगे ले नहीं विजय जी, हम ये चिंतन क्यों कर रहे हैं कि महिलाएं अलग खेमे में, पुरुष अलग खेमे में? मुझे लगता है कि समाज के विकास में दोनों की समान सहभागिता है। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं कमज़ोर हैं, सारे पुरुष ताकतवर हैं, सारे पुरुष कमज़ोर हैं। पुरुषों में भी वो करुणा की भावना हो सकती है, पुरुष में भी वो मानवीयता हो सकती है ना? और मुझे लगता है अलग अलग संदर्भों में अलग अलग आवश्यकताएँ हैं। तो हम ये देखें कि जो वर्ग समाज का अब तक, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है, वो किस तरह से सोच रहे हैं इस बातों को। जी पीछे। क्या आपको लगता है कि महिला लीडर्स कम करप्ट होती हैं? आज का हमारा इशू है करप्शन। तो करप्शन और कम्युनलिज्म में यदि करप्शन पर पहले चर्चा करें तो क्या ऐसा लगता है कि राजनीति में जो महिलाएं हैं वो कम करप्ट होती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, करप्शन तो खैर सभी जगह है अगर देखा जाए तो। ना ही महिला करप्ट है या फिर पुरुष को भी करप्ट नहीं कह सकते। कहें तो हमारे सिस्टम में करप्शन है, वो हम ही बनाते हैं और ना चाहते हुए भी हम अपनाते हैं उसे, और फिर हम ही उसे कहते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है। नहीं, आमतौर पर माना जाता है कि महिला लीडर जो है वो कम करप्ट होती है, इसलिए उन्हें चुना जाना चाहिए। आप नहीं मानती ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जानती हैं। वो जिस तरह से वो घर को संभालती हैं, घर चलाती हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक फीलिंग रहती है। तो वही सिचुएशन वो राजनीति में अपनाती हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, तो मुझे उसे संभालना है। तो वो सोचती हैं कि मुझे कमी जितना वो समझ के चलना है उसको चलना है। डॉक्टर रश्मि जैन, क्या आपको लगता है कि महिलाएं कम करप्ट लीडर होती हैं? देखिए, करप्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको कि हम जेंडर के साथ भी नहीं जोड़ सकते। मेरा ऐसा मानना है कि इसको लिंग के साथ में हमें बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, पुरुष और महिला। महिलाएं करप्ट लीडर होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। करप्ट लीडर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों तरह की सिचुएशन है। लेकिन करप्शन एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए, उसको जेंडर के साथ में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये एक वो जैसे आपने कहा कि डू यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। देयर इज नथिंग एज पॉलिटिकली करेक्ट इन अ सिस्टम। बट ये बात ज़रूर है कि अगर महिला किसी शीर्ष स्थान पर बैठी है तो शायद उसके करप्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। उसके रीजंस दूसरे कोई एक एग्जांपल आप मुझे बता। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी ऑफिस में अगर आप देखें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन पर जी उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री रही हैं, उन पर बहुत सारे मुकदमे चले हैं। शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन पर बहुत सारे मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, पर मुकदमे चलना और मुकदमे मेरे ख्याल से जो राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो मुकदमे तो सुप्रीम कोर्ट तक डिस्प्रोपोर्शनेट असेट के मामला चल रहा है, चार्जशीट चल रहा है। मैं आपकी बात पे आ रही हूँ वापस। आपने कहा कि कुछ महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। तो करप्शन जब 1000 पुरुषों में होता है तो वो ज्यादा गंभीर होता है, और 3, 4, 5 महिलाओं में है तो उसकी तो माफ कर दिया जाए महिलाओं को? नहीं, माफ किसी को भी नहीं करना चाहिए। व्यवस्था में करप्ट व्यक्ति को तो बिल्कुल माफ नहीं करना है, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम तुलना करते हैं करप्शन के संदर्भ में, तुलना तब की जा सकती है जबकि संख्या की दृष्टि से, आपने बताया, जब संख्या की दृष्टि से लगभग रेशो आधा आधा हो, तब तो शायद वो जो तुलना है वो शायद उपयुक्त होगी। मान लीजिए अगर महिलाओं की संख्या अगर ज़्यादा होती शासन में, नेतृत्व में, और तब आप तुलना करते तो शायद स्थिति कुछ और आप कह रहे हैं उन्हें कम मौका मिला करप्शन करने का? मौका कम मिला है। आप संख्या अगर आप देखेंगे लीडर्स की, महिला लीडर्स की, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, तो अगर आप संख्या अगर आप के संदर्भ में तुलना करेंगे तो शायद पुरुष बहुत बड़ी संख्या में है, और क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये चार्ज लगता है कि पुरुष ज़्यादा की तुलना में ज़्यादा करप्शन फैलाते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जो राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जहां सिर्फ बेहतर लोगों को दाखिला मिलता है। और हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड ऑडियंस। आज हम चर्चा कर रहे हैं करप्शन और कम्युनलिज्म पर। करप्शन का देखें, जैसा हम पिछले सेगमेंट में भी चर्चा कर रहे थे, श्याम माथुर जी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जिक्र किया, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान 176 देशों में से 94 नंबर पर है और 62% हिंदुस्तानियों ने माना है कि उन्होंने किसी न किसी मौके पर रिश्वत दी है, ब्राइब किया है। और यदि यंग जनरेशन को माने तो उनके हिसाब से 42% जो यंग जनरेशन है, यंग जो लोग हैं, यूथ जो लोग हैं, वो मानते हैं कि करप्शन देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हेल्थ मिशन, नरेगा और इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। मतलब जितनी सरकारी योजनाएं चलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। और देश में सबसे ज़्यादा पैसा रिश्वत के तौर पर ट्रक ड्राइवर जो हैं वो देते हैं देश भर में, एक साल में करीब 222 अरब रुपये। और भ्रष्टाचार की बात करें तो हिंदुस्तान की अंडरग्राउंड इकोनॉमी में 640 अरब डॉलर है, जो हिंदुस्तान की जीडीपी का 50% है। और यदि ब्लैक मनी की बात करें कि जो स्विस बैंकों में जमा है, वो करीब माना जा रहा है कि 1.4 खरब डॉलर है, जो हिंदुस्तान पर जो कर्ज है उसका 13 गुना है। यदि स्विस बैंक का पैसा निकाल लिया जाए तो हम 13 बार हिंदुस्तान के कर्ज को चुका सकते हैं। तो ये तो है तथ्यों की बात। अब हम चर्चा करते हैं हमारी जो यहाँ की ऑडियंस है उनसे कि कितने लोग हैं जो मानते हैं कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव के लिए। हाथ खड़े करके बता सकते हैं कुछ लोग? कितने लोगों को लगता है कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? हाथ खड़े करके बताइए जी। यहाँ भी ज्यादातर लोग मानते हैं, बोलिए आप क्या मानते हैं? सर, करप्शन देखी जाए तो एक जड़ है, किसी की सफलता का डिपेंड करता है कि करप्शन ही डिपेंड करता है कि उसका क्या फ्यूचर रहेगा। यहाँ पे हर एक पॉलिसी निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका तोड़ भी निकल जाता है। करप्शन ना महिला देख, आपने अभी पहले बोला कि महिला ज्यादा, हाँ कल निकल जाती है, कहीं ना कहीं उसका तोड़ निकल जाती है, कहीं एक पॉलिसी बनती है उसकी तोड़ दूसरी जगह निकल ही जाती है। अभी बीच में बात करी आपने महिला ज्यादा करप्ट है कि मेरा मानना है कि ये ना महिला ज्यादा करप्ट है ना मैं ज्यादा करप्ट है। करप्शन इंसान के मन से, दिमाग से निकलता है। जब तक वो मन से नहीं निकलेगा तो चाहे आप कितनी ही पॉलिसीज बना लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, उसका तोड़ कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर इंसान के मन में है, आपको यदि मौका मिले काम करवाने के लिए करप्शन का, ब्राइब देने का, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। यदि आपको कभी मौका मिले कि आपको कोई पैसा देना चाहता है तो आप देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। वो मेरे मन में सोच है, वो मेरे मन में सोच है। आप किसी बेहतर कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, बेहतर कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, उसके लिए क्या आप दूसरे रास्ते अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना? नहीं सर, अगर मेरे में लगन है, मेरे में अगर कुछ टैलेंट है तो कॉलेज 10 बार बोलेगा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा। इंस्टेड ऑफ कि ब्राइब दे के दूसरी जगह जाके कि हां भाई मेरा एडमिशन ले लो, मुझे आपको इतना पैसा देना। तो इंसान के मन में होना चाहिए। करप्शन के लिए आप कितनी बातें कर लीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इंसान क्या आपने कभी ऐसा फैसला किया कि काम ना हो भले ही करप्शन नहीं करेंगे? सर, कभी कभी मन में आता है जिस हिसाब से देश में हालत चल रही है, हर जगह करप्शन फैला हुआ है, इसका कोई सिस्टम के अंदर बस चुका है करप्शन। कोई से भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, करप्शन स्टार्टिंग पॉइंट से बाबू को काम करवाने के लिए छोटा सा पैसा देना ही पड़ता है काम करवाने के लिए। तो किसी न किसी आप तैयार हैं उसे देने के लिए? नहीं तैयार हूं, क्योंकि चेंज आप चाहिए कि काम ना हो भले। काम क्यों नहीं होगा सर? राइट्स आ गए, आरटीआई जैसे राइट्स आ चुके हैं हमारे पास, यूथ पहले जैसा नहीं हो। चलिए, बहुत बढ़िया बात। पीछे यस मैडम, क्या आप सोचते हैं कि करप्शन सबसे बड़ा इशू है? हाँ जी सर, बिल्कुल। इस बारे में बात करना, चिंतन करना और इसे पर्सनली इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीजें बहुत अलग हैं। जैसे ही किसी भी इवन यंगस्टर्स को या कोई भी चौराहे पे कोई पुलिस वाला अगर आपको पकड़ेगा तो सबसे पहले ताऊजी याद आएंगे जो ट्रैफिक पुलिस में है, या फिर कोई और याद आएगा जो कि परिवार में है, या फिर फोन मिलाएंगे कि फ्रेंड को फोन मिलाएंगे कि आपके पापा पुलिस में है, एक बार हमारी बात करा दीजिए, छुड़वा दीजिए हमें। यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए आएंगे तो सबसे पहले पापा के फ्रेंड जो लेक्चरर है वो याद आएंगे, मेरा डायरेक्टली एडमिशन हो जाए। कहीं और इसी तरीके से पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोई केस आ गया तो सबसे पहले पड़ोसी अंकल आएंगे कि आप पुलिस में है, पड़ोसी अंकल थाने में, उसी थाने में है, हम उनसे जाके बात करें। तो इसे इम्प्लीमेंट करना ये रियलिटी है, सब फैक्ट है, जो कि हर यहाँ पे जितने बैठे हैं 99% लोगों से बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है खड़े होने की कि नहीं
मेरी गलती है, ठीक है पुलिस वाले अंकल आप काटिए, चालान काटिए। इस तरीके से बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। और जो कि जरूरत है आज के यंगस्टर्स को, जो कि 70% से ज्यादा हमारे इंडिया में यंगस्टर्स हैं, जरूरत है हम खुद के जो स्टैंड्स हैं वो खुद ले सकें, हम खुद की जिम्मेदारियां खुद उठा सकें, हमारी गलतियों के लिए हम हाथ भर सकें। तभी जब सिंगल पर्टिकुलर स्टैंड से करप्शन डिक्रीज होना शुरू होगा, पर्टिकुलर इंसान खुद को रोके हम। बिल्कुल मैं अपने मन में जब करप्शन रोकना शुरू करूंगी तभी आगे जाके पूरे फील्ड को हम मना कर सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं बहुत खूबसूरत बात मैडम जो बात कह रही है वो ठीक बात है कि जब हमें मौका मिलता है पुलिस से बचने का, जब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस वो चेक कर रहा होता है तो हम सबसे पहले अपने रिलेटिव को याद करते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो फिर प्रोफेसर साहब को याद करते हैं कि मेरा एडमिशन करवा दो, 1% का मामला है। यस सर, जो इन्होंने कहा वो एकदम सही है। हम लोग हमेशा अप्रोच देखते हैं, अपने परसेंटेज पे हम लोग बहुत कम जाते हैं। जब से कोटा सिस्टम आया है तब से तो करप्शन का बहुत ज्यादा ही हो गया है और हमारे देश को आजकल करप्शन खोखला करता जा रहा है। हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे अप्रोच लगाएंगे, चाहे वो एडमिशन के लिए हो, चाहे वो पुलिस से बचने के लिए हो, ट्रैफिक में हम लोग हर जगह हर चीज का उपयोग करते हैं। आपको लगता है रुकने वाला तो नहीं है? ये जब तक हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। कौन आपके पीछे वाला की बात कर रहा है? नहीं, ये हम अपने अंदर की बात कर रहे हैं। जब हमारी इच्छा शक्ति को इसमें रोक लेंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। जी यस सर दिस होल थिंग इज अबाउट द सिस्टम। इन हमारा जो इंडियन सिस्टम है वही डिफरेंस है। आप जब पुलिस वाले को 100 रुपए दे रहे हैं वो बिना पर्ची ले रहा है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। क्यों देने वाला करप्ट नहीं है? लेने वाला करप्ट है। देने वाले की 10%, जब 100 में से 99% गलती है तो लेने वाले की 90% गलती है। देने वाला पहले गलत है, लेने वाला बाद में, क्योंकि हम उसको चांस दे रहे हैं करप्शन को बढ़ाने का। सर मैं कहना चाहूंगी कि जैसा ये सब बता रहे कि एडमिशन से लेकर हम कहीं पे भी पुलिस में कहीं हर जगह हम पैसे देकर अपना काम चला लेते हैं। करप्शन में बताना चाहूंगी कि जो वैकेंसीज निकलती है, जैसे वहाँ पर 3 पद खाली है तो सिर्फ वो 3 पद निकालेंगे और हमें पता तक नहीं चलेगा कि उन 3 पद पर किसकी नौकरी लगी है। वो खुद अपने रिश्तेदार तो यही चाहते हैं कि पता ना चले, हमें मिल जाए। नहीं हाँ, लेकिन जो इतनी मेहनत कर रहा है वो भी तो चाहता है कि मैं भी वहाँ उस जॉब पे जाऊँ। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि यदि 3 वैकेंसी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हो, लेक्चर में देने से चुपचाप पता चल जाए? नहीं, मैं मेरी मेहनत से जानना चाहूंगी कि सबको पता चले कि मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ है। मैं चुपके से नहीं जानना चाहूंगी सर वहाँ पे। करप्शन के बारे में कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी बीमारी हो चुकी है, ऐसी वस्तु हो चुकी है जैसे पानी को मुट्ठी में लेकर के नहीं समाया जा सकता है। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे चारों लोग बैठे हुए हैं। आप रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते? मैं इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहता हूँ, पर व्यक्ति से रुक सकता है। आज मैं इस भ्रष्टाचार को रोक लूंगा, कल मेरा भाई इस भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकता क्योंकि बहुत वृहद उसमें फैल चुका है। आप अपने भाई को नहीं रोक सकते? जी बिल्कुल नहीं रोक सकता। मैं परसों का ही अपना उदाहरण लेता हूँ। मैं यहाँ जेडीए सर्किल पर बाइक लेकर के जा रहा था तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ट्रैफिक पुलिस वालों ने बहुत कहा कि भाई साहब पैसे रख लो, 100 रुपए ले लो, 200 ले लो, बात करा रहा है। तो मेरा एक जो कलिंग से वो IRS ऑफिसर है, आरपीएस, उनसे बात करा के फोन भी लगा दिया, पर उसने फटाफट तुरंत चालान काट दिया। बहुत ही निर्दयी पुलिस वाला था। पुलिस वाले ने उसका कहना सही था, पर मेरे मन में ये बात है कि मैं भ्रष्टाचार फैलाऊं। फिर साथ में दूसरा व्यक्ति आया तो उसी का मेरे सामने उसने 200 रुपए लेकर के रफा दफा कर लिया। तो मुझे सिस्टम बड़ा अटपटा सा लगा कि मेरी खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है और दूसरे से उसने पैसे ले लिए। तो कहीं करप्शन है, कहीं नहीं है। तो ये तो सब लोगों को मिलकर के ही कुछ करना पड़ेगा। आप खुद नहीं करना चाहते, ये सारे लोगों को करना हो चाहिए। सकता है मैं भी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा बड़ा फायदा रहेगा कि मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, पैसे जेब से नहीं निकालने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने भी उनको कोशिश की। तो आई थिंक ये मानवीय भावनाएं पता नहीं कब बदलेगी, तो बदलनी तो चाहिए, पर फिलहाल जरूरत है कि मैं खुद बदलूं। भालावत साहब, आप बहुत निराश लग रहे हैं क्या? लग रहा है कि ये जनरेशन जो है और एक निकल जाएगी, 20 साल और निकल जाएगी। ये जनरेशन भी है, ये भी समाज की देन है। ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ाई थोड़ी गलत कराई है। नहीं, पढ़ाई गलत नहीं है। देखिए होता क्या है, जब व्यक्ति फील्ड में जाता है ना, क्लास में अपन बहुत आदर्श की बात करते हैं कि ये सब होना चाहिए। अल्टीमेटली जब व्यक्ति फील्ड में जाता है, पुस्तकों में पढ़ाया जाता है प्रशासन संवेदनशील हो। अब वो कलेक्टर साहब संवेदनशील रहे और सामने से वॉयलेंट मॉब आ रहा है, यदि उस पर कठोरता से काम नहीं करेंगे तो नेचुरली उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक वैल्यूज की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिज्म का पहला पर्पस करप्शन के खिलाफ, सोशल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। वही जो अपने शुरू में बात आई थी ना, कि इस व्यवस्था में रहते हुए किस तरह से हम बात करें। हम क्योंकि जीवन के हर कदम कदम के ऊपर भ्रष्टाचार है।
अब डिपेंड करता है, जैसे इस पीढ़ी ने ये कहा कि 3 पोस्ट खाली थी और हमें पता नहीं पड़ा, और अभी बात है कि आईटीआई जैसे हथियार आपके पास है। हर विभाग की जिम्मेदारी है कि आपको अपनी वेबसाइट पर सारी चीजें देनी है। आज विश्वविद्यालयों में वो कोई प्रोफेसर एडमिशन नहीं हो सकता, क्यों? हर एक की सीट नोटिफाइड है, ये सीटें हैं, आपके पास पूरी मेलिंग लिस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, उसकी पूरी मार्किंग है, सारी चीजें हैं। आवश्यकता है कि अवेयरनेस हो अपने राइट्स के प्रति। यदि अवेयरनेस नहीं होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे वैसे अधिकार भी आ रहे हैं। जन सुनवाई का अधिकार है, उसका उपयोग करना पड़ेगा आपको। अब इस बात की भी चीजें आ गई कि लेकिन हम तो उसको उपयोग नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमें भी चुपचाप मिल जाए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, आपको मिल जाए, दूसरा थोड़ी चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी तो बात कहीं ना कहीं कहेगा। तो हमें इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा यदि किसी ने इस तरह से काम किया है। और दूसरा जो हमारा सिस्टम है, मान लीजिए अपराधी है, अब आपने ये देखा कि साहब सीबीआई ने या किसी भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको ट्रैप किया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल फैसले नहीं हो पाते हैं उसके, और जो अभियुक्त है उसको ना तो वो बेचारा छूट पाता है, छूट गया मान लीजिए फंस गया, तो जो उसका 5 साल का नुकसान हुआ उसकी काम ये आपको लगता है कि ये जो हम पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर से ये जो हमारे ऑडियंस है, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, यदि हम जर्नलिज्म में रहकर भी भ्रष्टाचार के या सोशल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, कोई मायने है? बिल्कुल ये अहम बात है कि हम जिस मास कम्युनिकेशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में आने वाली है कि हम अपने मीडिया के जरिए देश को, दुनिया को, समाज को एक दिशा देने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इतनी अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, तो मैं समझता हूँ इस पीढ़ी को इस मुद्दे को अभी से समझना चाहिए। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो इस बात से खुश हैं कि हमारे देश में करप्शन है। ये वो लोग हैं जिनके लिए पैसा कोई इशू नहीं है, वो चाहते हैं कि सोचते हैं कि काम हो जाए, करप्शन पैसा कोई बड़ा इशू। ज्यादातर लोग आजकल करप्शन उसे कहते हैं कि जब पैसा देकर भी काम ना हो, तो वो करप्शन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। क्या डॉक्टर आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये मतलब हम सुविधा देखते हैं हमारी, हर आदमी मतलब यहाँ मंच से कह रहे हैं, हम कुछ भी कहने को कह सकते हैं, आपने कहा ना ज्ञान बहुत दे देंगे, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो आज जब हमको सुविधा चाहिए तो हम वो सारी गलियां अपनाना चाहते हैं, और उसको हम करप्ट नहीं मानते। हम कहते हैं कि हम अपने लिए कुछ सुविधा एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। और करप्शन हम उसको मानते हैं, जैसे कि आपने घोटाले की बात की, चाहे चारा घोटाला हुआ, जहाँ पर करोड़ों के खरबों का करप्शन है, घोटाला हुआ है, उसको तो हमने करप्शन मान लिया। और जो छोटी हम कर रहे हैं वो घोटाला करप्शन नहीं है, वो एक थोड़ा सा सुविधाजनक। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि करप्शन जो हम करते हैं वो करप्शन है, इसके अलावा बाकी सब करप्शन है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी हमारे टैलेंटेड ऑडियंस के साथ, और देखेंगे कि करप्शन के अलावा कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता भी क्या बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, अब हमारे साथ बने रहिए, हिंदुस्तान की बेहतरीन टैलेंटेड ऑडियंस हमारे साथ।